हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस बैच में। आज का डे आपका कौन सा है? तो डे 6 तक हम लोग आ गए हैं और 6 to 12 एनसीईआरटी की शुरुआत कर दी थी। हमने कहा था धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। इतिहास में प्राचीन इतिहास शुरू किए थे और इसमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई और फिर से हम आपको दिखा दें पूरा इंडेक्स। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं साथियों, तो ऐतिहासिक ये सिंधु सभ्यता से लेके चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपदाज, मौर्याज, मौर्योत्तर काल और आज के हमारे लेक्चर में जो है गुप्त और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 और 11 यानी आपके यहाँ समाप्त होगा। एक दो चैप्टर और रहेगा, एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपके सारे के सारे। और इस तरीके से हम लोग पूरा प्राचीन कंप्लीट कर लेंगे क्या, एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से जितने साथी हमारे लोग जुड़ के दिख रहे हैं उनको बदलाव महसूस हुआ होगा कि एक तरह से चैप्टर वाइज आपने एमसीक्यू करा, उसके आपने नोट्स पढ़ा, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से अब आगे हम मध्यकालीन बढ़ेंगे, आधुनिक भारत, यानी जितना का आपका सिलेबस हमने बता रखा है आने वाले 1 से 1.5 महीनों में सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके अपकमिंग यूपी पीसीएस एग्जाम से प्रीलिम्स, बीपीएससी है ना, आर ओ जो आने वाला, सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला साथियों। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। और जो साथी नहीं जुड़े हैं एक बार वीडियो से जुड़िए। और इसके साथ बताते हैं कि जीएस का जो है शॉर्ट नोट्स वाली भी क्लास करा रहे हैं, जहाँ से आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है, तो उस क्लास को भी जाकर जरूर देखिए। करंट अफेयर सेशन से जुड़िए, टेस्ट सीरीज से जुड़िए। और बता तो रहे हैं, इस चैनल से आप यकीन मानिए जुड़िए, आपको परीक्षा तक प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का आपको एकदम आराम से सारा कंटेंट इतना करा दिया जाएगा। तो साथियों, नो डाउट आप अच्छे से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ साथियों हम लोग आप डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर नंबर 10 है, गुप्त काल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसके एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, क्योंकि गुप्ता काल से जो है आपके हर एक परीक्षा में इसके आर्किटेक्चर से, इसके राजाओं से प्रश्न पूछा जाता है, इसके प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे गुप्ता काल। पहला प्रश्न कह रहा साथियों, इसमें देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का जो है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। जितने आपके डायनेस्टीज वंश हैं उनके आपके संस्थापक और उसके जो है अंतिम शासक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वंश को क्रम में लगाने का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक बात करें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड नंबर, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता, ठीक है, कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त को। तो जो शक विजेता की उपाधि के लिए विजेता माना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ जो है अभिलेख किससे संबंधित है? तो महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि हम लोग स्तंभ अभिलेख में कई बार इसको बात कर चुके हैं इसके बारे में। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त से। किसे? समुद्रगुप्त से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा ये यूपी पीसीएस, बीपीएससी और बाकी जितने वनडे एग्जाम से उसमें एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में, तो समुद्रगुप्त सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जितने हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने साथियों तक। गुप्त वंश के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो दिए गए ऑप्शन में फटाफट से आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है इसके सिक्के क्या है, संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, और जो ना आए उसको नोट डाउन जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा रूपक। ठीक है, रूपक जो है इस नाम से जो है रजत रजत की जो मुद्राएं थी गुप्तकाल की, इसको रूपक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 जो है
फटाफट से आंसर करिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में कालिदास किस राजा के दरबार में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, आप सभी को पता है। फटाफट से आंसर आ गया आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, और वह था, तो कौन सा राजा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस राजा का नाम आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेघवर्मन। ठीक है, मेघवर्मन ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय में इसके उसमें जो है नवरत्न थे। ठीक है, उसमें से पूछ रहा है कि ज्योतिष से कौन संबंधित था। फटाफट से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छपनक। ठीक है, छपनक जो है यहाँ पे क्या था, ये फलित ज्योतिष से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, फटाफट से आंसर करेंगे। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी। इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके डायनेस्टीज हैं उनकी भाषा, उनकी राजधानियाँ, सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है संस्कृत। क्या हो जाएगा, संस्कृत। यहाँ पर गुप्त शासकों का जो है दरबारी भाषा संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, भारत। ऑप्शन डी जो है भारत यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में कितनी बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, है ना, कि किस अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है एरन अभिलेख। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरन अभिलेख। कमेंट करके जरा बताइए कि इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं एरन अभिलेख का जो है संबंध किस राजा से है। एरन अभिलेख का संबंध बताएंगे फटाफट से, जरा हमारे साथी देखें कितने साथियों को याद है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है गुप्त वंश में ये स्थापित किया था, गुप्तों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 पे आ जाइए। सूची वाला है ना, सूची 1 to मिलान करने वाला प्रसिद्ध लेख है और संबंधित शासक है ना, तो मिलान कीजिए। दिया है क्या, प्रयाग प्रशस्ति है, विल्डस अभिलेख है, और बीती स्तंभ अभिलेख, मंदसौर लेख। तो इसमें आपका प्रयाग प्रशस्ति जो है क्या हो जाएगा इसका, समुद्रगुप्त कितनी बार हम लोगों ने पढ़ रखा था, है ना। विल्सट जो स्तंभ अभिलेख है ये कुमार गुप्त का है, किसका है, कुमार गुप्त का है, इसको ध्यान रखिएगा। और भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है आपका स्कंद गुप्त का ये भी है। ठीक है, और मंदसौर लेख आपका क्या है, बंधु वर्मन का है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD जो सीधे आंसर आपको दिखे, अगर देखें 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी में है आपके, सीधा सीधा यहाँ पर मिलाया हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, इस सूची बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपके समुद्रगुप्त का, ये अभिलेख जो है विल्सड आपका कुमार गुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त, मंदसौर आपका है बंधु वर्मन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर नहीं कि चारों पूछे, कोई दो लेके आपसे मिक्स करके पूछ सकता है, कोई इसमें से दो मिला ले, कोई एक मिला ले। ऑप्शन लिमिट कर में आपको आगे काम आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, हरिशेन किस शासक के दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन लगाइएगा, कई बार पूछा हुआ है। तो हरिशेन जो है किसके दरबारी थे, तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के, किसके, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन क्या करा, 17 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का जो है क्रमिक पतन की अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में, तो ये आपके गुप्त काल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है गुप्त काल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 18, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ जो है भारत के साथ व्यापार कब समाप्त होता है, किसके आक्रमण के साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हूणों के आक्रमण द्वारा। ठीक है, हूणों का आक्रमण बहुत गुप्त साम्राज्य में हुआ, और क्वेश्चन पूछा था कि हूणों के आक्रमण को जो है विफल किसने किया था। ठीक है, विफल किसने किया था, तो कमेंट करके बताएं। बहुत ही प्रतापी राजा थे, कमेंट आप जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। ठीक है, तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था कौन से राजा को, सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को, किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय।
ध्यान रखिएगा, जितने आपके यात्री हैं, चाहे चीनी यात्री हों चाहे विदेशी, है ना, जितने यात्री हैं, किसके राजा, जो कौन से राजा हैं उसके कार्यकाल में ये आए, ठीक है, उनकी प्रमुख पुस्तकें क्या हैं, इस सबसे प्रश्न पूछा है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। ऑप्शन सी विष्णु शर्मा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है साथियों, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ठीक है, किसके दरबार में दिया था, फटाफट से आंसर करेंगे। धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं जो है निर्मित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये गुप्त काल में निर्मित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इन गुफाओं के आर्किटेक्चर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। क्या है, प्रवरसेन प्रथम जो है इनके द्वारा संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है, तो राजाओं को उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक अन्य नाम क्या था, देवगुप्त था। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो कह रहा है कि व्यापार में भूतपूर्व प्रगति के कारण कला साहित्य के क्षेत्र में जो चरमोत्कर्ष प्रथा बने, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाए, उपयुक्त सभी कारण, तो गुप्त को जो है क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, इसका सही आंसर अगर आप देंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको जो भारत का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। तो सही उत्तर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था इसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, तो आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है उन्होंने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा साथियों, कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक जिसने क्या किया, रजत सिक्के जारी किए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? गुप्त काल जो इसका डिक्लाइन हुआ उसमें कौन सा कारण नहीं था? उन्हों का आक्रमण, प्रशासन का जो सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्त जो बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब का आक्रमण, इसमें कौन सा कारण ऐसा नहीं है जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अरब का आक्रमण। अरबों का आक्रमण इस समय नहीं था, तो एक दो तीनों कारण क्या है आपके, उसके पतन के कारण हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी 437 से 38 ईस्वी में जो है एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो एक सूर्य मंदिर का जो उल्लेख करवाया है अभिलेख में मिलेगा ये आपको क्वेश्चन नंबर 31 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, मंदसौर अभिलेख में जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? एक अलग नाम यहाँ देखिएगा, पहले तो ये नाम याद रखिएगा, स्कंदगुप्त को ये कहा गया है, किस अभिलेख में कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कहोम अभिलेख। ठीक है, कहोम स्तंभ अभिलेख में इसको ये कहा गया है, तो नाम भी याद रखेंगे किसका है और किस अभिलेख में कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 जो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? दीवानी फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी गुप्त काल में ही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ जब चैप्टर वाइज आप कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान लग सकती हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चंस बाद में आएंगे यही
छोटे छोटे क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक्स में करके गलत कर देंगे, तो इनको अच्छे से तैयार करते रहिएगा, इनका नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, जो क्वेश्चन ना आए पॉइंट वाइज जरूर नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर जो है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कूट वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पहला कह रहा है, प्रथम शती ईस्वी में जो है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती जो ईस्वी है, इसमें आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पांचवीं तक आते थे कोण और जिया का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं तक आते थे चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। बताना इन चारों में से आपका कौन सा सही उत्तर है। एक बार फिर से ऑप्शंस को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, चारों में कितने ऑप्शंस आपके सही बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपके जो सही हैं, आपका पहला है, दूसरा, पहले के साथ ये दूसरा मानव आंतरिक प्रत्यारोपण ये नहीं है। 3 और 4 सही उत्तर की बात करेंगे, 3 4 अगर आप ढूंढेंगे तो ऑप्शन सी में आपका मिल जाएगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, 1 3 4। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इन सारे पॉइंट्स को, है ना, कंसेप्चुअली आपको तैयार होने चाहिए पॉइंट्स। ये आपको इसमें नहीं मिलेगा कि तीसरी सदी से मानव के जो आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सूची 1 सूची 2 जो प्रशासकीय विभाजन है और उसके प्रशासक के रूप में मिलान करना है। तो फटाफट से आंसर करिए। भुक्ति आपका प्रांत होता है, विजय विषय में आपका जिला और नगर ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिएगा, भुक्ति जो प्रांत है इसका उपरिक होता था, विषय जो जिला लेवल पर था विषयपति होता था, नगर का पुरपाल होता था और ग्राम का ग्रामिक होता था। यानी 1 2 3 4 आपका सीधा सीधा मिला हुआ है। ऑप्शन से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 आपके ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रशासनिक शब्दावलियाँ विभाजन से रिलेटेड से प्रशासक, आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें आपको मान लीजिए ग्राम का ग्रामिक याद है, नगर का पुरपाल आपको नहीं याद आ रहा, तो उसको नोट कर लीजिए कि इसमें प्रशासक को क्या कहा जाता है, भुक्ति का खुपरिक होता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो गुप्त काल में अगर देखेंगे आयुर्विज्ञान के बारे में, तो यहाँ पे 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत का मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन है जो चिकित्सक नहीं है। तो देखिएगा, इसमें चिकित्सक की अगर बात करेंगे, सुश्रुत तो चिकित्सक है ही है। चरक का आपने देखा है, धन्वंतरी, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, चारवाक जो है ये एक दार्शनिक है ना, तो ये इसमें आपके चिकित्सक नहीं है। यानी चरक, धन्वंतरी और सुश्रुत तीनों के तीनों क्या है, चिकित्सक हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 दिल्ली के मेहरौली के कोतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है। ठीक है, 38 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, चंद्र के। इसके चंद्र के, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, फटाफट से आंसर करिएगा। 39 का जो है क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, दिनार। क्या हो जाएगा, दिनार जो यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा है गुप्त काल की। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि गुप्त काल की जो है निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तानगंज से। कहाँ से, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। किस एक पत्तन से संचालित होता था भारत का जो उत्तर भारतीय व्यापार है, फटाफट से आंसर करेंगे 41 नंबर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ताम्र लिपि। ठीक है, तो ये ताम्र लिपि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए एक पत्तन से संचालित होता था। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट ने समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे। ठीक है, किस गुप्त सम्राट के समय का अभिलेख जो है उत्तरी बंगाल से मिले थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के यहाँ पर मिले थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके गुप्त काल के जो है क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी को डिस्कस कर दिया। अब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जैसे देख लीजिएगा, जो प्रमुख गुप्त शासक थे, है ना, उनकी प्रमुख उपाधियाँ, यहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देखें, शासक में श्रीगुप्त है इसकी उपाधि, आदिराज महाराज के, घटोत्कच महाराज की उपाधि लिए बैठे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि लिए बैठे हैं,
समुद्रगुप्त की एक उपाधि ना पराक्रमांक की उपाधि इनके पास है। आगे बढ़िएगा तो अगला इसमें पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, विक्रमादित्य और विक्रमांक अभी हमने देखा ये दोनों उपाधि। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय की उपाधि इनके पास है। स्कंदगुप्त इंपॉर्टेंट है। शक्रादित्य अशक्रोप योपम है। और क्रमादित्य अभी हमने क्वेश्चन में देखा है कि शक्रोपम जो है किस अभिलेख में इनको कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिस्कस करा था हमने। और एक पॉइंट क्या ध्यान रखिएगा कि वी ए स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? तो वी ए स्मिथ ने कहा था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से जो है साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 11 गुप्तोत्तर काल। गुप्त और गुप्तोत्तर काल इस तरीके से आगे डिस्कस करते हैं। और हम लगभग लगभग बहुत सारे चैप्टर्स में यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो फटाफट से आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज के इस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी। फटाफट से आंसर करेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन उसको आंसर करते आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, वेनसांग। क्या हो जाएगा? वेनसांग सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके जरा यही बता दीजिए वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, फिलहाल पूछ ले रहे हैं, बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कह रहा है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कन्नौज सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? ठीक है, नर्मदा तट पर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा का नाम है ये, ध्यान रखिएगा। इसने सम्राट हर्ष के जो है दक्षिणवर्ती अभियान को रोक दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर फोर। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तक में वर्णित है? ठीक है, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसके पुस्तक में वर्णित है? फटाफट से आंसर करिएगा। कह रहा है ऑप्शन बी जो है कल्हड़। ठीक है, ऑप्शन बी कल्हड़ की पुस्तक में जो है क्या है, इसके साथ शासनकाल की जो है सूचनाएं इसमें वर्णित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है? चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। कहाँ पे साथियों? तो नालंदा में चीनी यात्री वेनसांग ने इसमें क्या किया था? अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? बोरोबुदुर का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? ठीक है, किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र शासकों द्वारा। किसके द्वारा? शैलेंद्र शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन साथियों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ठीक है, थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर एट। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पर किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर एट में। तो आपके कन्नौज और प्रयाग में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन। कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? तो बाणभट्ट की अगर आप बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन कवि बाणभट्ट जो पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, इनका इसमें से उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनके बारे में अगर बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फटाफट से आंसर करें। कह रहा है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त ने। तो सही आंसर होगा हर्षचरित के आपके यहाँ पे लेखक कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन बी, बाणभट्ट। ठीक है, सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो ऑप्शन ए, कन्नौज जो है व्यापारिक केंद्र था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। वेनसांग की यात्रा के समय कौन सा नगर सूती वस्त्र कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? किसके टाइम की बात कर रहा है? वेनसांग जब भारत आया था। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में वाराणसी, मथुरा, कांची या पाटलिपुत्र। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा नगर जो है ये क्या है? सूती वस्त्र कपड़ों के लिए उस समय प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा हुआ है कि चारों मठ हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, वो कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देखिए जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी और श्रृंगेरी।
ये 4 मठ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति की यहाँ बात कर रहा है, तो पुलकेशिन द्वितीय से शायद सही है। भवभूति कन्नौज केशव वर्मन सही है। हर्षेन कह रहा है हर्ष से, हर्षेन कह रहा है हर्ष से, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी। दंडी जो है नरसिंह वर्मन से सही है। ठीक है, तो हमसे पूछा था क्या इसमें गलत आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, हरिसेन आपका हर्षवर्धन नहीं होगा। कमेंट करके जरा बता दीजिएगा तो हरिसेन का संबंध किससे है। ठीक है, हरिसेन का संबंध किससे है, देखें हमारे कितने साथियों को पता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम आगे तो क्वेश्चन बताएंगे, फिलहाल आप लोग यहाँ पे कमेंट करें, देखें कितनों को पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई भारतीय पुस्तक मृक्ष कटिकम का विषय था। एक पॉइंट तो यहाँ ये याद रखिए कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृक्ष कटिकम जो है ये किसकी कृति है, तो शूद्रक की कृति है। लिखा हुआ क्या है, पुस्तक इनके द्वारा लिखा हुआ है। इसमें क्या बातें की गई हैं, तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन एक बार फटाफट से रीड कर लिए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन एक धनी व्यापारी और एक जो गणिका थी उसकी पुत्री की जो प्रेम गाथा है, एक धनी व्यापारी है और जो गणिका थी उसकी पुत्री की जो है प्रेम गाथा इसमें बताई गई है मृक्ष कटिकम में। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कर एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है। ठीक है, कादम्बरी के लेखक की बात करा तो सीधे सीधा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है बाणभट्ट। देखिएगा चाहे गुप्त काल हो मौर्य हो, उसमें जितने भी आपके लेखक रहे हैं प्रसिद्ध, उनकी पुस्तकों को आपको एकदम टिप पर होना चाहिए। सारे के सारे प्राचीन मध्यकालीन भी इस तरीके से देख लें, वो सब आपको ध्यान में रखना है। और अलग से भी हम टॉपिक वाइज जो करा रहे हैं जीएस, उसमें जाकर आप जब देखेंगे तो सारे के सारे टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवरअप कराई गई हैं। तो जो साथी नहीं देखे हो क्लास एक बार जरूर जाकर देख लें। जीएस शॉर्ट नोट्स के नाम से वो क्लासेज हैं, उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ कवरअप किए गए हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हर्षवर्धन की जो है आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो आप सभी को पता है ये कहाँ थी, तो ऑप्शन सी थानेश्वर यहाँ पर प्रारंभिक राजधानी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिएगा नहीं पूछा हुआ है, क्या क्या है, विक्रमादित्य चैतन्य, ठीक है, हर्षवर्धन वेनसोंग, उसके बाद से कह रहा है कि चाणक्य चंद्रगुप्त और अकबर टोडरमल। बी भी सही है, डी भी और सी भी। तो हमसे पूछा क्या है, गलत, तो गलत कौन सा इसमें बता देना है जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन है विक्रमादित्य चैतन्य वाला ये आपका गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। बाकी अब पूछे थे क्वेश्चन पूछा था अभी हमने कि वेनसंग किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आते, क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, दिलवाड़ा का माउंट आबू वाला। कई बार ये जैन मंदिर है, यहाँ पर कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देंगे, ऑप्शन डी तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के खजुराहो के जो समूह है स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है यहाँ पर खजुराहो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, केवल हिंदू केवल जैन, हिंदू जैन दोनों, नौ ही हिंदू नौ ही जैन। तो खजुराहो में अगर आप देखेंगे साथियों तो आपके हिंदू तथा जैन दोनों मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। नागानंद की रचना की यहाँ बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है होलकर, सिंधिया या बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। तो इंपॉर्टेंट रहेगा खजुराहो का मंदिर जो है आपके चंदेला राजपूतों के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी। प्रतिहार राजा जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस क्वेश्चन को, मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। ऑप्शन सी भोज, जो मिहिर भोज है वो जो है यहाँ पर आपके महानतम राजा थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, दिग्धा नामक रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1 या 3 ईस्वी तक शासन किया था। तो फटाफट से ये आपको रीजन बता देना है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कश्मीर वाले रीजन पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। 27 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यशोधर्मन। यशोधर्मन ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हूण विजय के पश्चात गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन आपसे रिसेंट हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि जो है बार बार हूण को आक्रमण को विफल किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त ने ही किया था। और इनको हराने के पश्चात जो इसने उपाधि धारण की थी किसकी? तो ऑप्शन बी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हमने उपाधि और राजाओं की जो उपाधि थी उसमें भी देखा था ये क्वेश्चन कि स्कंदगुप्त की उपाधि क्या है, और उसी तरीके से यहाँ भी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन निम्न में से किसे माना जाता है? कि गुप्तोत्तर काल में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है वो किस वजह से आया? फटाफट से ऑप्शंस को दिखिएगा और आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा? तो आपका सामंतीय व्यवस्था में भूमिदान प्रणाली का ऑप्शन ही जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है गुप्तोत्तर काल के भी कंप्लीट हो गए हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन में आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो विदेशी यात्री के बारे में बात कर रहे थे, छोटा सा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। जैसे चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री कौन कौन थे? तो यात्री और उनके बारे में विशेष तथ्य देख लीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली कई बार यूपी पीसीएस बीपीएससी में पूछा जा चुका है और वनडे एग्जाम्स में भी तो पूछा जाता है। फाहियान की बात करेंगे तो कब आया? 399 से 4 से 14 ईस्वी के बीच आया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीन से भारत आने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फाहियान जो किसके नाम? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला हो जाएगा वेनसोंग। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में ये रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। हर्षवर्धन का आप याद रख सकते हैं एच से हर्षवर्धन, है ना। जो वेनसोंग है हर्षवर्धन के शासनकाल में एच करके याद रख सकते हैं। उसके बाद से एक यात्री है आपका इत्सिंग है। ये 671 से लेके 95 जो ईस्वी तक का इस समय है, ये भी आपके देखेंगे। यहाँ पे समुद्री मार्ग से भारत आया था। और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, जैसे चीन में दूत भेजने वाले शासक कौन कौन थे? चीन में बहुत उस समय प्रचलन था भेजने के लिए कि अपने शासकों को, तो यहाँ पे देखेंगे शासक देखेंगे हर्षवर्धन, यहाँ पे वंशराज इनका पुष्य भूति वंश से ये संबंध रखते हैं। नरसिंह द्वितीय एक के पल्लव वंश से शासक थे, है ना। यहाँ पे एक दूत भेजे थे चीन में। यशोवर्मन ये कन्नौज नरेश थे, इनका संबंध यहाँ से है। और एक और नाम है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कुलोत्तुंग प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चोल वंश शासक थे और उनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार सर्च करके जरूर इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं। वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यूपीएससी तक में इनसे प्रश्न पूछा गया है कुलतुंग प्रथम से। नोट में देख लीजिए क्या है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा महाविहार और नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।